गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हमने एशिया के पेपर में जो थर्ड यूनिट है वो स्टार्ट कर दिया था। और कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था जापान की स्थिति के बारे में कि जापान की स्थिति कैसी है, विस्तार कैसा है, किस तरह से ये विभिन्न द्वीप समूह में बटा हुआ एक देश है। और मेन यहाँ पर 4 द्वीप हैं, उसके अतिरिक्त कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जिनका ये पूरा समूह है। यहाँ का अधिकांश भाग जो है वो ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्र हैं और यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप दोनों तरह की गतिविधियाँ जो हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ही यहाँ पर उनका प्रभाव देखने को मिलता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ऑन एन एवरेज हर रोज़ वहाँ पर 4 ट्रेमर्स उनको झेलने पड़ते हैं। भूकंप के झटके जिसे हम कहते हैं, उसकी इंटेंसिटी भले ही कम होती है परंतु इस तरह की घटना वह निरंतर होती रहती है। तो ये वहाँ पर जो बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है या लोगों को रहने की उसकी हैबिट हो गई है, तो अब उनका लाइफस्टाइल, उनका सारा सेटअप वो उसी प्रकार का हो गया है। ये सारा हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे वहाँ की जलवायु के बारे में। देखिए, जो एशिया में जो ठंडी हवाएं चलती है उसका प्रभाव जो है वो जापान के वेस्टर्न कोस्ट तक जाता है। तो अगर हम शीतकालीन दशाओं की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो एशिया से हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं, वो इस क्षेत्र तक भी पहुंचती हैं। अगर इसका प्रभाव पूरी तरह से पड़े तो यहाँ का पश्चिमी तट जो है वो जमी हुई अवस्था में होना चाहिए। परंतु एक प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पर पश्चिमी घाट पर जो गर्म पानी की धारा बहती है, समुद्री धारा बहती है, क्यूरोसिवो के नाम से हम उसको जानते हैं, उसके अंदर बहाव की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि तापमान बहुत ज़्यादा नहीं गिर पाता है। जबकि जो पूर्वी तट है उस पे इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होने से वहाँ का तापमान अधिक गिर जाता है। और इसीलिए ये जो पश्चिमी क्षेत्र में जो होक्काइडो है वहाँ पे तापमान सबसे ज़्यादा रहते हैं। और उत्तरी भाग में यहाँ पर जो ठंडी पानी की धारा एक ओखोटस्क बहती है, उसकी वजह से ये जो द्वीप है, जो उत्तरी भाग है यहाँ का, वो बिल्कुल बर्फीली अवस्था में या जमी हुई अवस्था में पाया जाता है। और शीतकालीन अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तापमान 2 डिग्री तक रहता है एवरेज। और कई ऐसे भी स्थान है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री की तापमान रेखा है वो ऑलमोस्ट जापान के मध्य से गुजरती है। समताप रेखा है वो इसके मध्य से गुजरती है। और उत्तर में और होन्शु होक्काइडो द्वीप में कई स्थानों पर जो इन द्वीपों का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है और कई स्थानों पे तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता है। जबकि दक्षिणी जापान की अगर हम बात करें, जो कि होन्शु, क्यूशोशु और शिकोकू द्वीप हैं, वहाँ पे तापमान लगभग 6 डिग्रीज तक रहता है। तो वही कंपैरेटिवली क्या मेन बात आई कि पश्चिमी जो घाट है या पश्चिमी तटीय प्रदेश में क्यूरोसिवो की गर्म धारा बहती है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ का तापमान बहुत अधिक नहीं गिर पाता है। और उसके कंपैरिजन में पूर्व के क्षेत्र ज़्यादा ठंडे रहते हैं और वहाँ पर ठंडे पानी की जो धारा बहती है उसकी वजह से और भी ज़्यादा ओखोटस्क जो धारा बहती है उसकी वजह से और भी स्थितियाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा विकट हो जाती है। अब हम बात करते हैं, हमने शीतकाल के तापमान वगैरह की यहाँ पे बात कर ली। अब वर्षा की हम बात करते हैं तो शीतकाल में बहुत कम वर्षा होती है और यहाँ की शीत ऋतु ऑलमोस्ट शुष्क शीत ऋतु के रूप में हम उसको देख सकते हैं, हम उसको मान सकते हैं। सिर्फ जो इसका जो पश्चिमी तट है वहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर कुछ मात्रों में मानसून से बारिश होती है और उसका औसत भी लगभग 50 सेंटीमीटर के लगभग ही रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। और ये वर्षा भी ज़्यादातर स्नोफॉल के रूप में होती है। और जब उत्तरी पश्चिमी मानसून जापान तट से होकर निकलता है, जापान के क्षेत्र से होकर निकलता है, तो वो कुछ नमी ग्रहण कर लेता है और जापान में जब ये एंटर होता है, जापान में प्रविष्ट होते ही पश्चिमी तट पर इससे वर्षा हो जाती है। तो
इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर शीत ऋतु में देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे जापान की ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो देखिए, जापान में ग्रीष्म ऋतु में जो एशिया का मध्य भाग जो है वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, प्रशांत महासागरीय उच्च भाग का जो केंद्र है उससे दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाएं एशिया के जो लैंड एरिया है, स्थल खंड है, उसकी ओर चलने लगती है। तो जापान की जलवायु पे क्या होता है, ये जो हवाएं, इनका बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, और इसी के कारण जो जापान का सेंट्रल पार्ट है और स्थल जो भाग है वो बहुत अधिक गर्म नहीं हो पाता है। और ये हमें पता ही है कि यहाँ की जलवायु पर समुद्रीय स्थितियों का प्रभाव तो रहता ही है, क्योंकि दोनों तरफ विशाल समुद्र फैला हुआ है, और समुद्र के चारों ओर से घिरे होने के कारण ही ग्रीष्म ऋतु होने के बावजूद भी यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा नहीं गिर पाता। हम इसको भारत के एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि जो साउथ में कोस्टल एरियाज़ हैं और सेंट्रल एरियाज़ हैं, उनके तापमान में आपको बहुत वाइड फर्क पड़ेगा। मेन कारण क्या है, स्थल जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, जबकि जल जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी जापान या जो उसके होक्काइडो का जो हिस्सा है उत्तरी भाग का, वहाँ एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। और जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ने लगते हैं ये तापमान बढ़ता जाता है। और अगर हम दक्षिणी जापान में क्यूशू और होशू के आसपास की बात करें तो अगर वहाँ का एवरेज टेम्परेचर देखें तो लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ पर तापमान मिलता है। तो हम ये देखते हैं कि उत्तर के कंपैरिजन में दक्षिण में तापमान ज़्यादा यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अब जब ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं हैं वो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, वही जो हमने एक मानसूनी पैटर्न को हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, और ये क्योंकि समुद्र के ऊपर से बह के आ रही हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है कि उनमें नमी की मात्रा भर जाती है, और वो ही जापान में जब प्रविष्ट होती है तो वहाँ पर वर्षा करती हैं। मतलब वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल दक्षिणी पूर्वी मानसून को हमने माना है, जो मई से लेकर अक्टूबर, ये वहाँ का वर्षा काल है। मई से लेकर अक्टूबर तक यहाँ वर्षा होती है, परंतु ज़्यादा वर्षा जो है वो मिड जून से लेकर मिड जुलाई तक, ये जो एक महीना होता है ये बहुत अधिक वर्षा का, भारी वर्षा का समय होता है। इसमें बहुत ही घनघोर वर्षा यहाँ पर होती है, और सितंबर में भी वर्षा अधिक रहती, मतलब ठीक ठीक रहती है। और यहाँ पर वर्षा का जो एवरेज है वो लगभग 200 सेंटीमीटर के लगभग रहता है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है। पर अगर तटीय क्षेत्रों में देखें तो वहाँ पर यह औसत 250 सेंटीमीटर तक पहुँच जाता है। मेरे कहने का आशय ये है कि स्थलीय क्षेत्रों के कंपैरिजन में जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर वर्षा अधिक होती है, और अधिकांश वर्षा यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। और इसको वहाँ पर प्लम रेन्स के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि वहाँ पर इस वर्षा से एक बहुत अच्छी प्रजाति का बेर होता है। वो बेर यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में इस वर्षा के प्रभाव से पैदा होता है, तो उसे इस वर्षा का ही नाम प्लम रेन भी वहाँ पर रख दिया है। और सितंबर की बात करते हैं तो वहाँ प्रशांत महासागर में ग्रीष्मकालीन चक्रवातों की भी स्थिति पैदा होती है। ये चक्रवात जो है इसे टाइफून नाम से हम पुकारते हैं, और ये जो चक्रवातीय वर्षा होती है ये चावल की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो हम अगर ओवरऑल यहाँ की जलवायु का देखें तो सबसे पहली बात हमें क्या समझ में आती है कि यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, परंतु एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ की जलवायु पर, यहाँ की परिस्थितियों पर समुद्र का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। समुद्र का प्रभाव में होने की वजह से यहाँ पर तापमान बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। साथ ही साथ यहाँ का जो पश्चिमी तट है वहाँ गर्म पानी की धारा बहने के कारण वो जमी हुई अवस्था में नहीं पहुँचते हैं और एक सम तापमान की स्थिति बनी रहती है। तो ये हमने एक ओवरऑल यहाँ पर हमने अध्ययन किया इसकी जलवायु के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको अपने पहले लेक्चर में ही बताया था कि जापान का अधिकांश हिस्सा कैसा है,
पर्वतीय है, पहाड़ी है, या हम ये माने कि ऊबड़ खाबड़ हिस्सा है। और यहाँ के लगभग 68% जो यहाँ का स्थलखंड है वो घने वनों से ढका हुआ है। बहुत ही एक आदर्श स्थिति, बहुत ही बढ़िया स्थिति है यहाँ की कि 68% या 69% करीब करीब भाग पर पूर्णतः बहुत सघन वन, डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर फैले हुए हैं। और यहाँ पर लगभग 300 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो वनों के प्रभाव में है। 250 से 350 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वहाँ पे वन फैले हुए हैं, और ये एक बहुत ही ज़्यादा आदर्श स्थिति है। तो यहाँ पर इसका जो 11% या 11% है वहाँ घास, झाड़ियाँ और प्राकृतिक वनस्पति है, और शेष भाग में ऊंचे वन भी हैं, पर्वतीय ढालों पर कोणधारी वृक्ष भी हैं, ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर अलग प्रकार की वनस्पति है। तो इस आधार पर हम टोटल जापान की प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, हम उन क्षेत्रों की बात करेंगे जो कम तापमान वाले क्षेत्र हैं और वहाँ पर जो नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट। तो ये जो कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं ये लगभग 28% ऑफ लैंड जो वहाँ की है या प्राकृतिक वन है उसके 28% भाग पर ये नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इन्हें हम कॉनिफरस फॉरेस्ट भी कहते हैं और कोणधारी वन भी कहते हैं और शीत प्रदेशीय सदाबहार वन भी कहते हैं। और ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे तापमान कम रहते हैं या शीत की स्थिति अधिक रहती है, और इनकी स्नोफॉल भी होता है इन एरियाज़ में। तो यहाँ की इन पेड़ों की जो पत्तियाँ होती है वो कोणीय आकार की होती है, शंकु आकार की होती है। और इसमें जो प्रमुख वृक्ष मिलते हैं वो है फर, स्प्रूस, पाइन, सूगी, हेमलॉक, लार्च, जो कि यूजुअली किसी भी देश के अगर कोणधारी वन प्रदेश की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर यही प्रकार की प्रजातियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो उस दृष्टि से ये वाले वन जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है उनके लिए कच्चा माल यहाँ से बड़ी मात्रा में मिलता है। और ये वन जापान में जो उत्तरी होक्काइडो और क्यूशू क्षेत्र है वहाँ पर जो 1200 मीटर से ऊपर के क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। फिर सेकंड हम बात करेंगे जो चौड़े पत्ती वाले वन होते हैं, जिन्हें हम ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट के नाम से पुकारते हैं। और जापान के कुल वन क्षेत्र का लगभग 48% हिस्सा ऐसा है जहाँ पर ये वन फैले हुए हैं, और हम इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। इस वन में जो वनस्पति पाई जाती है, पहली बात वो सदाबहार होती है, मतलब वर्ष पर्यंत हरी रहती है। दूसरा, उन वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो कंपैरेटिवली चौड़ी होती हैं। कुछ यहाँ पर इस प्रकार के वृक्ष भी पाए जाते हैं जो कि पतझड़ी श्रेणी में हम उनको रख सकते हैं, क्योंकि वो वृक्ष साल में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उसमें बलूत, चीड़, बांस, कपूर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और बांस यहाँ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वनस्पति है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। और जापान जो है, यहाँ पर भूकंप की स्थिति के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे सीमेंट, लोहा, इनका यूज़ कम होता है। इनकी जगह यहाँ पर बांस के ही घर बनाए जाते हैं। और आपको बताएं, बांस जो है इसकी लाइफ बहुत होती है, 25 से 30 साल तक ये ख़राब नहीं होता है। तो इस पे जो घर बनते हैं वो टिकाऊ होते हैं और इसमें वज़न को सहने की क्षमता भी होती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स नहीं मिलेंगे, 50 मंजिल की बिल्डिंग या उस तरह के आपको स्ट्रक्चर्स कम दिखेंगे, बल्कि हम जैसे बांस की बात कर रहे हैं इससे बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे मकान बनाए जाते हैं। और जापान में जो निम्न पर्वतीय ढाल है वहाँ से लेकर जो तट का क्षेत्र है उन क्षेत्रों पे इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये दक्षिणी जापान में क्यूशू, शिकोकू और होन्शू का जो मध्य भाग है वहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तीसरा वन प्रदेश की हम बात करते हैं वो है मिश्रित वन प्रदेश, या हम इसे कहते हैं मिक्स्ड फॉरेस्ट।
ये जो इस प्रकार का जो वन क्षेत्र है ये जापान के लगभग 26% भाग पर पाया जाता है और इन्हें शीतोष्ण वन भी कहते हैं। इन वनों में मानसूनी, सदाबहार, पतझड़ी, नुकीली पत्ती वाले मतलब हर तरह की वनस्पति एक लोकेशन के हिसाब से मिक्स रूप में पाई जाती है। और यहाँ पर बलूत, बर्च, मैपल, पाइन, फर, हिमलॉक, लार्च, इसके साथ साथ इमारती लकड़ी वाले वृक्ष भी पाए जाते हैं जिनसे फर्नीचर भी बनता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से रेशम का धागा जिस पे पैदा होता है, यहाँ पे शहतूत का वृक्ष भी, मलबरी ट्री जिसे कहते हैं, वो भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और साथ ही साथ लुगदी आदि के उत्पादन के लिए जो जितने भी ये सॉफ्ट वुड वाले पेड़ होते हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इतने बड़े भाग में प्राकृतिक वन जापान में फैले हुए हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। क्यों आर्थिक महत्व अधिक है? क्योंकि यहाँ पर जो लकड़ी पाई जाती है उसका ईंधन के रूप में फर्नीचर, इसके अतिरिक्त पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, गोंद में, फल में, कपूर में, दवाइयों में, और साथ ही साथ दिया सलाई उद्योग के लिए बहुत अच्छी मात्रा में कच्चा माल मिल जाता है। रेशम यहाँ से बड़ी मात्रा में पैदा होती है, प्लाईवुड बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जापान का जो वन क्षेत्र है इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है वो बहुत सॉलिड है। यहाँ मेरे कहने का आशय है कि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ का जो उत्पाद है, वो उत्पाद बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो हम ये मानते हैं कि पहली बात कि अगर वन क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए, प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से देखा जाए, तो जापान एक बहुत रिच देश है। अच्छी मात्रा में यहाँ पे प्राकृतिक वन फैले हुए हैं। दूसरा, यहाँ पे जो वनों का जो आउटपुट है, जो यहाँ से कच्चा माल मिलता है, उसकी आर्थिक उपयोगिता बहुत अधिक होने के कारण ये बहुत अधिक यहाँ के बिज़नेस को बहुत ज़्यादा पुशअप करते हैं और अच्छी मात्रा में बहुत सारे उद्योग इसकी वजह से यहाँ पर स्थित हैं। अगली कक्षा में हम यहाँ की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।